तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। मुझे इस मानवा के ऊपर काफी सारे लोग वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर वीडियो बना लूं। और आप सबका इस वीडियो के ऊपर कितना सपोर्ट रहता है ये बात ये तय करेगी कि आगे मुझे इस मानवा को एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं। और ये लुकिसम से भी कनेक्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो अभी अपने घुटनों के बल बैठे हुए होते हैं और किसी से माफी मांग रहे होते हैं। इतने में ही पीछे से मैनेजर किम की बेटी चिल्लाती है, डैड आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको बताया ना, उसने पहले मुझे मारा था। यानी कि मैनेजर किम की बेटी की लड़ाई यहाँ पे किसी और लड़की से हुई होती है, और जो वो दूसरी लड़की होती है उसकी माँ कहती है, आखिर तुम्हें ये बदतमीजी करना किसने सिखाया है? मैं चाहती हूँ कि एक कमेटी बने जिससे पता चले यहाँ स्कूल में कितना ज्यादा वायलेंस होता है। तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी करा है वो सब कुछ उसके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इन जैसे बच्चों को तो सोसाइटी में घुसने भी नहीं देना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा होता है जो शायद टीचर होता है, लेकिन किसी भी एंगल से ये टीचर नहीं लग रहा होता। अभी बेचारे मैनेजर किम चुपचाप से जमीन में बैठे हुए होते हैं शर्मिंदा होके। तभी ये टीचर सा दिखने वाला बंदा कहता है, वेल जैसा कि तुम भी जानते हो ये तीसरी बार है जब मिंजी हायरी से लड़ रही है, और जैसा तुम्हें पता है इस बच्ची को चोटें भी आई है, और क्योंकि हम एक स्कूल है इसलिए हमें एक वकील की जरूरत पड़ेगी उस स्टूडेंट के लिए जिसके साथ अत्याचार हुआ है। देखो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मिंजी के फादर इस एरिया में काफी ज्यादा फेमस हैं। मिंजी के फादर के बारे में ये भी अफवाहें हैं कि वो अब पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। तुमने जियोंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सुना है ना? देखो ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इस मामले को और ज्यादा आगे बढ़ाने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैनेजर किम अपनी मुट्ठी कसते हैं और कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अकेला ही हूँ जो अपनी बेटी की देखभाल करता हूँ, इसलिए ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं उसको सिखा नहीं पाया। मैनेजर किम की बेटी चिल्ला के कहती है, डैड आप माफी क्यों मांग रहे हो? लेकिन मैनेजर किम दूसरी लड़की के पेरेंट्स के सामने घुटने टेक के बोल रहे होते हैं, एक लड़की का बाप दूसरे लड़की के बाप से माफी मांगना चाहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और माफी मांगने के बाद मैनेजर किम अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकल लेते हैं। मैनेजर किम की बेटी आगे आगे चल रही होती है और मैनेजर किम पीछे। मैनेजर किम पीछे से कहते हैं, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मैनेजर किम की बेटी कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मैं ना खाना खाना चाहती हूँ और ना ही मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, और ना ही मुझे मेरे इतने डरपोक डैड चाहिए। डैड आखिर आपकी दिक्कत क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे स्कूल में हर किसी के डैड या फिर पॉलिटिक्स में है या फिर वो किसी बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं। सारे स्टूडेंट्स के डैड के पास काफी ज्यादा पावर है, और वहीं आप डैड सिर्फ एक कंपनी के मैनेजर हो। आखिर क्यों डैड? मैं ऐसे पैदा क्यों हुई? आखिर क्यों मेरे पास बाकियों की तरह कुछ भी नहीं है? और आखिर हम इतनी सारी जगहों को छोड़ के साउथ कोरिया में क्यों रहते हैं? मुझे सच में अपनी हालत देख के दया आ रही है खुद पे। आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों करा? अगर आपकी जिंदगी ऐसी होनी थी, जो इंसान एक बच्चे को ठीक से पाल नहीं सकता, उसको बच्चा रखने का कोई भी हक नहीं है। मैनेजर किम की बेटी अभी काफी ज्यादा रो रही होती है, वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। मैनेजर किम को ये सब कुछ देख के खुद काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। इतने में ही मैनेजर किम की बेटी यहाँ से जाने लगती है और मैनेजर किम पीछे से कहते हैं, मिंजी रुक जाओ। और यार यहाँ पे नामों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अभी अभी मुझे भी क्लियर हुआ है कि मैनेजर किम की बेटी का नाम है मिंजी, और जिसके साथ मिंजी ने फाइट करी उसका नाम होता है हैरी। बट पहले मैंने उन दोनों के नाम उल्टे समझ लिए थे। तो खैर अभी मिंजी यहाँ से जाने लगती है और अपने डैड को कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, आपको कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मेरे पीछे पीछे मुझे ढूंढने के लिए मत आना। मैं आज हैरियोंग के घर में रुकने वाली हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप मुझे ढूंढते हुए मेरे पीछे आए, सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा आपके ऊपर। और मैनेजर किम बस खड़े खड़े देखते रह जाते हैं और उनकी बेटी यहाँ से चले जाती है। और भाई लोग आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मिंजी ने अपने फादर को सुनाया है ना, इस तरह से कभी भी अपने पेरेंट्स को किसी को भी नहीं सुनाना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा लुकिसम वाला डैनियल भी पहले अपनी मदर को ऐसे ही सुनाया करता था, बट बाद में डैनियल काफी ज्यादा मैच्योर हो जाता है और उसे समझ आता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और रियल वर्ल्ड में ये बात बिल्कुल बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिंजी को, जिसके अगल बगल काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हालांकि उन्होंने स्टूडेंट्स की ड्रेस नहीं पहनी होती। और यहाँ पे हम देखते हैं हैरी को, जो मिंजी के एक रैपट मारती है और कहती है, तू छोटी कुतिया, आखिर तू मुझे ऐसे क्या देख रही है? क्या तू मुझे दोबारा से मारना चाहती है? और हायरी मिंजी के रैपट ही रैपट बजा देती है। इतने में ही मिंजी भी हायरी के बाल पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रही होती है, और ये दोनों लड़कियां बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगती हैं। और अगल बगल के लौंडे इन दोनों की फाइट का मजा ले रहे होते हैं और कहते हैं, वो ये तो एक कैट फाइट है, इसके पंजे तो काफी ज्यादा चलते हैं। इतने में ही यहाँ पे एक मोटा सा लौंडा आके मिंजी के लात मार देता है और कहता है, तू छोड़ी कुतिया, तुझे क्या लगा था तू एक लड़की है इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की? और इस मोटे का नाम होता है मीनो शियोंग। असल में हायरी इसकी क्रश होती है, मतलब ऑफिशियली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं होते वो दोनों। हायरी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, सही कहा,
ये लड़की एक कचरे का ढेर है, इसकी तो कोई ज्यादा जान पहचान भी नहीं है, ना ही इसके दोस्त हैं। बेचारी मिंजी अभी हाँफ रही होती है और कहती है, तुम लोग बहुत ही गिरे हुए हो, चापलूस कहीं के। तुम सारे के सारे लोग सिर्फ यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ रखे हो। इतने में ही मिन्हो मिंजी के बाल पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तूने? और एक घुमा के रैपट मारता है मिंजी के, और इसके बाद लगातार मिंजी के रैपट ही रैपट बजाए जा रहा होता है। मतलब यार सोच रहे हो तुम, एक लड़की को मार रहा है वो इस तरह से, और मैं सोच रहा हूँ अगर ये लुकिसम का ही यूनिवर्स है तो यार काश अभी यहाँ पे डैनियल आ जाता और मिंजी को बचा लेता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मिन्हो मिंजी के रैपट मारे जा रहा होता है और अगल बगल के लोग आपस में बोल रहे होते हैं, हे अब हमें रुक जाना चाहिए, इस तरह से तो वो मर जाएगी। इतने में ही हायरी एक पत्थर उठा के मिंजी की तरफ भागते हुए आ रही होती है और कहती है, गधों मेरे सामने से हट जाओ। हे मिंजी किम, तू कुतिया कहीं की, और सीधा पत्थर घुमा के मारती है मिंजी के सर पे। ये पत्थर सर पे पड़ने के बाद मिंजी टकराती है मिन्हो मोटे से और सीधा मिंजी का सर जाके लगता है एक पत्थर में और मिंजी का खून जमीन में बिखर जाता है। यहाँ पे मैटर थोड़ा सा सीरियस हो चुका होता है, इसलिए सारे लोग आपस में बोल रहे होते हैं, ओ शिट, आखिर हमने ये क्या करा? क्या ये मर चुकी है? कोई 911 को कॉल करो। मिन्हो मोटा अपने मन में कहता है, शिट, मेरी तो वाट लगने वाली है। इतने में ही एक लड़की कहती है, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। इतने में ही मिन्हो मोटा इस लड़की के मुंह पे हाथ लगा देता है और कहता है, सब के सब तुम जो कुछ भी कर रहे हो रुक जाओ। तुम सब ने इस चीज में मेरा साथ दिया है, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं तुम सबका नाम बता दूंगा। तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो मेरा जब दिमाग खराब होता है तो मैं कैसा होता हूँ, इसलिए समझदारी दिखाओ। तुम जिस किसी को भी कॉल कर रहे हो कॉल करना बंद करो। मैं एक गैंग के हेड को जानता हूँ, मैं उसको कॉल मिलाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मेरी मदद करेगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। अभी हम देखते हैं मिंजी जमीन में अनकॉन्शियस पड़ी हुई होती है और मिन्हो एक बंदे को कॉल लगाता है और कहता है, ओ हेलो सर, मैं मिन्हो शियोंग बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते? इतने में ही हायरी मिन्हो से फोन छीनती है और कहती है, फोन मुझे दो। हेलो, मैं गैंगचॉन जू की बेटी हूँ, मेरे डैड जियोंग कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन हैं और मुझे अभी किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो यहाँ पे मैटर को संभाल सके। और जहाँ मिंजी के साथ इतना कुछ हो रहा होता है वहीं हम देखते हैं मैनेजर किम को, जिन्होंने चूल्हे में कुकर चढ़ा रखा होता है और बहुत ही उदास होके खाना खा रहे होते हैं और मिंजी का इंतजार कर रहे होते हैं। मैनेजर किम घड़ी में देखते हैं और कहते हैं, मिंजी को आने में देर हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ मिन्हो और हायरी कार में कुछ बंदों के साथ बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। असल में कार में जो बाकी के बंदे होते हैं वो गैंगस्टर्स होते हैं जिनको मिन्हो ने कॉल मिलाया था। इनमें से एक बंदा हायरी को कहता है, तो तुम मिस्टर जू की बेटी हो? हायरी कहती है, हाँ सही कहा। गैंगस्टर कहता है, वेल तुम्हें पता है हम ऐसे मामलों में ज्यादा टांग नहीं अड़ाते हैं, लेकिन क्योंकि तुम मिस्टर जू की बेटी हो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम स्पेशल हो, समझी? हायरी इन गैंगस्टर्स को देख के काफी ज्यादा नर्वस होती है और कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन काम तो हो जाएगा ना? प्लीज इस मैटर को संभालने का काम अच्छे से करना और कोशिश करना कि तुम्हें कोई देख ना पाए, क्योंकि हमें और ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए। गैंगस्टर कहता है, इतनी चिंता मत करो, हमारे पास आजकल जो टेक्नोलॉजी है उससे काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम जब ऐसे मैटर जापान को सेंड करते हैं तो वहाँ से वो लोग किसी भी इंसान को बिना सबूत के गायब कर सकते हैं। उसका क्या नाम था? हाँ, कंप्रेशन टैक। दूसरा बंदा कहता है, बॉस उसका नाम कंप्रेशन टैक है। गैंगस्टर कहता है, हाँ सही कहा, कंप्रेशन। एक बार जब हम उस मशीन के ऊपर किसी की बॉडी को रखते हैं तो वो बॉडी वहाँ पे कांपने लगती है और उस मशीन का काम पूरा होते ही बॉडी का भी काम हो जाता है। आजकल की टेक्नोलॉजी सच में काफी ज्यादा सही है। यानी कि यार ये लोग मिंजी की बॉडी के साथ कुछ करने की सोच रहे होते हैं, जैसे कि उसे पूरी ही तरह से खत्म करने की। और इस बात का एहसास होते ही हायरी काफी ज्यादा डर जाती है। हम देखते हैं जो मिंजी होती है वो गाड़ी की डिक्की में पीछे होती है और गैंगस्टर हायरी को कहता है, तो ठीक है हमारे मेहमानों, अब तुम्हें यहाँ से उतरना होगा, इसके आगे हम लोगों को ही जाना अलाउड है। और हाँ, पैसों के बारे में चिंता मत करना कि तुम्हें हमें कितने पैसे देने हैं, मैं मिस्टर जू को वो बिल भेज दूंगा जितने उन्हें पैसे देने हैं, ठीक है? और वहीं हम देखते हैं जो मिंजी होती है उसका हाथ हल्का सा हिल रहा होता है, इसका मतलब शायद मिंजी जिंदा है। लेकिन जो मैनेजर किम होते हैं अब भी घर में बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा इंतजार करते करते उनकी आंख लग जाती है, लेकिन अचानक से ही वो अपनी नींद से जागते हैं और घड़ी में देख के हैरान हो जाते हैं कि अब और ज्यादा समय हो चुका है। मैनेजर किम फटाफट से अपने कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और देखते हैं कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? क्या यहाँ पे किसी की फाइट हुई थी क्या? ये सच में काफी अजीब है, ये तो इंसान का खून है ना? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? अरे रहने दो, मुझे लगता है पहले ही किसी ने पुलिस को बुला लिया होगा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैनेजर किम देखते हैं यहाँ पे खून के निशान है जमीन में। तभी उन्हें जमीन में एक हेयर बैंड पड़ा हुआ दिखता है और उन्हें याद आ जाता है कि ये हेयर बैंड उसी लड़की का है जिसकी मिंजी के साथ पहले फाइट हुई थी। मैनेजर किम मिंजी की दोस्त को कॉल करके कहते हैं, हेलो, क्या हेयर योंग बात कर रही है? हाय, मैं मिंजी का डैड बोल रहा हूँ, क्या पिछली रात मेरी बेटी तुम्हारे साथ थी? अच्छा,
ठीक है। मैनेजर किम को अंदाजा हो जाता है कि उनकी बेटी किसी खतरे में है और मैनेजर किम अभी अपने बीस्ट मोड में लग रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हायरी और मिनहो को जो सड़क में पैदल जा रहे होते हैं और हायरी कहती है, हे हमें कुछ नहीं होगा है ना। मिनहो मोटा कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, तुमने बताया था ना उसके डैड भी एक नंबर के ढक्कन है, चिंता मत करो, वो लोग उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, हमें बस अपना मुंह बंद रखना है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, तुम चिंता मत करो ठीक है। इतने में ही इन दोनों के पीछे से मैनेजर किम आ जाते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मैनेजर किम जिस तरह से यहाँ पे आए होते हैं ये देख के इन दोनों की फट गई होती है। मैनेजर किम कहते हैं, मैं मिनजी का फादर हूँ और अभी मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में ही मिनहो मैनेजर किम का कॉलर पकड़ लेता है और एक मुक्का मारते हुए कहता है, अबे साले बूढ़े, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी मिनहो देखता है कि हायरी काफी ज्यादा डरी हुई है, इसलिए वो रुक जाता है और कहता है, हम किसी मिंजी विंजी को नहीं जानते, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इतने में ही मैनेजर किम हायरी को उसका हेयर बैंड दिखाते हैं और कहते हैं, मिस ये तुम्हारा है ना, मुझे सड़क में पड़ा मिला, ये तुम्हारा ही है ना। तभी मिनहो मैनेजर किम के दोबारा से मुक्का मारने वाला होता है और कहता है, अबे तू जहाँ जा रहा था वहाँ चला जा, ऐसा करेगा तो तुझे चोट नहीं लगेगी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मूड आज ठीक नहीं है, अभी मैं तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चला जा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम की पुरानी यादें, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजर किम कितने ज्यादा खतरनाक इंसान है। हम देखते हैं मैनेजर किम चिल्ला के बोल रहे होते हैं, प्लीज मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। और काफी सारे फौजियों ने मैनेजर किम के ऊपर अपनी बंदूक तान रखी होती है और दूसरा फौजी मैनेजर किम को कहता है, सार्जेंट किम तुम जो कर रहे हो वो करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यही सब कुछ करते रहे तो मामला यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। हम देखते हैं मैनेजर किम ने अपने सीनियर के ऊपर बंदूक तान रखी होती है और एक दो फौजी तो पहले से ही जमीन में पड़े हुए होते हैं जिन्हें मैनेजर किम ने ही निपटाया होता है। मैनेजर किम कहते हैं, अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना चाहिए। मैनेजर किम ने अपने सीनियर की गर्दन में चाकू भी लगा रखा होता है और कनपट्टी में बंदूक। मैनेजर किम का सीनियर कहता है, शांत हो जाओ सार्जेंट, अपने हथियार नीचे रख दो, क्या तुमने ये नहीं कहा कि उस औरत के साथ तुमने बस एक ही रात बिताई थी, तो भला आखिर तुम्हें ये कैसे पता वो जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है। दूसरा फौजी चिल्लाते हुए कहता है, सबसे पहले हम सबको शांत होना होगा। बट इतने में ही मैनेजर किम फायर कर देते हैं, बट ये फायर हवा में होता है, लेकिन मैनेजर किम का सीनियर डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। सीनियर डरते हुए कहता है, अरे इसे जाने दो, ये एक बहुत बड़ा पागल है, ये पूरी तरह से पागल है, सीरियसली अगर ऐसा ही चलता रहा ये हम सबको जान से मार देगा। और यार सोचो, जिस बंदे को देख के फौजी इतना ज्यादा डर रहे हैं वो बंदा खुद एक कितना खतरनाक फौजी होगा। देखो मैं यहाँ पे फौजी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन करने के लिए मैं स्पेशल फोर्सेस शब्द भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं जहाँ पे मिनहो मैनेजर किम का कॉलर पकड़ के बोलता है, तुझे लगता है तू बहुत ज्यादा खतरनाक है बुढ़े, अब तक मैं तेरे ऊपर रहम खा रहा था लेकिन अब तो तेरी। और मिनहो अपनी टी शर्ट निकालने लगता है मैनेजर किम को मारने के लिए और कहता है, लगता है तुझे अब समझ आएगा कि असली तरह से तुड़ाई करना किसको कहते हैं बुढ़े, क्या तू भी अपनी शर्ट निकालना चाहता है। मैनेजर किम कहते हैं, संभल के बच्चे। बट इतने में ही मिनहो मैनेजर किम की शर्ट पकड़ता है और उसको फाड़ते हुए कहता है, या फिर तू चाहता है मैं तेरी शर्ट निकालूं बुढ़े, आखिर तुझे लगता क्या है, तू कौन है, क्या तुझे पता भी है कि फाइट कैसे करी जाती है। और मैनेजर किम की शर्ट फाड़ते ही जो मिनहो होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, साथ ही साथ में हायरी भी डर के मारे कांप रही होती है। इसके बाद दोबारा से हम वो सीन देखते हैं जब मैनेजर किम ने अपने सीनियर की गर्दन में चाकू लगा रखा होता है। अभी एक फौजी चिल्ला के अपने सीनियर को कहता है, ये नामुमकिन है, तुम जानते हो हम इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते, हमारे जो ये कपड़े हैं ये दुनिया के लिए एक सीक्रेट रहना चाहिए। सार्जेंट किम, उन मिशंस के बारे में सोचो जो आपने हमारे साथ करे हैं। तुमने नॉर्थ कोरिया में 17 घुसपैठ के मिशनों को अंजाम दिया है, 5 डबल एजेंट मिशन साउथ कोरिया में, 2 बार जेल तोड़ी है और कोरियन सुप्रीम लीडर को जान से मारने वाला मिशन। पूरे नॉर्थ कोरिया में तुम मोस्ट वांटेड हो, तुम्हारे सर के ऊपर काफी सारे पैसों का इनाम है, यहाँ तक कि चाइना और रशिया में तुम्हारे लिए स्पेशल टीम तैयार करी गई है तुम्हें पकड़ने के लिए। सर, क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमने इसे जाने दिया तो ये बाहर कोई भी हंगामा नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। मैनेजर किम के होने से ही हम दूसरे देशों से समझौता कर पाते हैं। और यार अब आप समझ सकते हो कि मैनेजर किम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। मैनेजर किम का इंटरनेशनल लेवल पे नाम चलता है, पूरी दुनिया में खौफ है मैनेजर किम का, और इसीलिए ये लोग मैनेजर किम को यहाँ से जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि मैनेजर किम इतने ज्यादा खतरनाक इंसान है कि वो बाहर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है, जब एक इंसान के ऊपर बाप होने की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो वो काफी ज्यादा शरीफ हो जाता है। बट साथ ही साथ में जब उसके बच्चों का सवाल होता है
तो वो किसी को भी फाड़ के रख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मिनहो मैनेजर किम की शर्ट फाड़ता है तो हम देखते हैं मैनेजर किम के शरीर पे इतने सारे कट्स के निशान होते हैं और काफी सारे ऐसे निशान भी होते हैं जैसे गोलियां पड़ी होंगी। मिनहो तो मैनेजर किम की बॉडी को देख के ही डर जाता है। मिनहो को हैरान होने का भी मौका नहीं मिलता। मैनेजर किम गोली की रफ्तार में मिनहो के ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं और लास्ट में मिनहो के एक लात मार के उसको हवा में उड़ा देते हैं। मिनहो का सर जैसे ही जमीन में टकराने वाला होता है इतने में ही मैनेजर किम अपने जूते से मिनहो के सर को रोक लेते हैं टकराने से और कहते हैं मेरे पास तेरे लिए बस एक सवाल है, मेरी बेटी कहाँ है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको मैनेजर किम का चैप्टर 1 अच्छा लगा हो और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।